Hello students, I am Rafiq Ahmed and I welcome you all in this class of linear algebra. In last video, we proved a theorem and today also we are going to prove a similar theorem. First I repeat what we have proved in last video. पिछले वीडियो में हमने ये थ्योरम प्रूव की थी कि अगर S और T सब स्पेस हैं किसी वेक्टर स्पेस V ओवर F के, V ओवर F सदिश समष्टि है और S और T उसकी उप समष्टियां हैं, तब लीनियर स्पान ऑफ S यूनियन T और लीनियर सम ऑफ S एंड T इक्वल होते हैं। ये हमने लास्ट थ्योरम में प्रूव किया था। S सब स्पेस है, T सब स्पेस है, तो उनका रैखिक योग S प्लस T ये भी सब स्पेस होगा। S और T के सब स्पेस होने पर S यूनियन T का सब स्पेस होना तो आवश्यक नहीं है, लेकिन S यूनियन T का लीनियर स्पान सब स्पेस होगा। तो ये दोनों सब स्पेस थे और हमने प्रूव किया था कि दोनों बराबर हैं। आज जो हम थ्योरम प्रूव कर रहे हैं वो इससे मिलती जुलती है। अंतर यह है कि इस थ्योरम में तो S और T सब स्पेस दिए हुए थे और अब जो हम थ्योरम प्रूव कर रहे हैं उसमें S और T सबसेट दे रखे हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट, यानी अब S और T मात्र उपसमुच्चय होंगे V के, उपसमष्टियाँ नहीं। तब हमें प्रूव करना है कि लीनियर स्पान ऑफ S यूनियन T इज इक्वल टू LS प्लस LT, यानी लीनियर स्पान ऑफ S प्लस लीनियर स्पान ऑफ T। तो अब कंपैरिजन कर लें, दोनों में डिफरेंस देखें क्या है। जब S और T सब स्पेस थे तब तो इधर राइट हैंड साइड में S प्लस T ही आ गया, और जब S और T सबसेट हैं तो इधर फिर S प्लस T नहीं आएगा, LS प्लस LT आएगा। बाकी लेफ्ट हैंड साइड सेम ही है। तो ये जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट ये बनता है, S एवं T किसी सदिश समष्टि V ओवर F के अरिक्त उपसमुच्चय हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट हैं। तब हमें प्रूव करना है कि लीनियर स्पैन ऑफ S यूनियन T इज इक्वल टू LS प्लस LT। LS एक सब स्पेस है और LT भी एक सब स्पेस है, और प्लस का मतलब ये दो सब स्पेसेस का रैखिक योग है, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस। तो ये प्रूव करना है। प्रूफ पर आए तो पहले गिवन जो है वो लिख दिया, V ओवर F सदिश समष्टि है, वेक्टर स्पेस है, S इज ए सबसेट ऑफ V एंड T इज ए सबसेट ऑफ V। तो यहाँ दोनों केवल सबसेट दे रखे हैं, सब स्पेस नहीं, और नॉन एम्प्टी हैं, यानी इनमें एटलीस्ट वन एलिमेंट है। S और T भले ही सबसेट हैं, लेकिन हमने प्रूव किया था कि किसी भी सेट का लीनियर स्पान हमेशा सब स्पेस होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि LS LT एंड L ऑफ S यूनियन T ये तीनों सब स्पेस होंगे, यानी S और T तो केवल उप समुच्चय हैं, लेकिन ये तीनों उप समष्टियाँ होंगी। अब दो सेट बराबर करने, हालांकि वो सब स्पेस हैं, लेकिन जो सब स्पेस होता है वो सेट भी होता है। तो दोनों सेट को बराबर करने का तरीका वही होगा कि दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करेंगे। फर्स्ट हम प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट इज ए सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड वाला सेट,
और फिर विलोम में प्रूव करेंगे कि राइट हैंड साइड वाला सेट भी लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट का सबसेट है। और सबसेट प्रूव करने का तरीका आप जानते ही हैं। तो पहले हम प्रूव करने जा रहे हैं कि L ऑफ S यूनियन T इज ए सबसेट ऑफ LS प्लस LT। अब इसके लिए एक एलिमेंट हम लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट में मानेंगे और प्रूव करेंगे कि जो इसमें माना था वो राइट हैंड साइड वाले सेट में भी है। तो इसके लिए हमने मान लिया कि अल्फ़ा L ऑफ S यूनियन T का एक एलिमेंट है। हम प्रूव करेंगे कि अल्फ़ा LS प्लस LT में भी होगा। तो पहले जब ये S यूनियन T के लीनियर स्पान में है तो इसका क्या मतलब है? लीनियर स्पान में जो होता है वो उस समुच्चय के कुछ सदिशों का रैखिक संचय होता है। तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू L ऑफ S यूनियन T का सीधा मतलब हो गया कि अल्फ़ा क्या होगा? S यूनियन T के कुछ सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन। अब वो S यूनियन T के कुछ सदिश कोई भी हो सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पर ले लिए हैं x1 से xm तक और y1 से yn तक। अर्थात देयर एग्जिस्ट, यानी कि S यूनियन T में ये कुछ वेक्टर्स विद्यमान होंगे कि इनका संचय होगा अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा बराबर a1x1 प्लस a2x2 प्लस amx1 amxm प्लस b1y1 प्लस b2y2 प्लस bny। तो अल्फ़ा को S यूनियन T के कुछ सदिशों का संचय लिख दिया, होगा ही क्योंकि अल्फ़ा L ऑफ S यूनियन T का अवयव है। तो वो S यूनियन T के कुछ सदिशों का संचय होगा और वो कुछ सदिश ये मान लिए हैं, और ये बाकी सब स्केलर्स हैं a1 से am तक और b1 से bn तक। इस बात को लिख भी दिया है, जहाँ सभी a1 टू am एंड b1 टू bn आर एलिमेंट्स ऑफ फील्ड। तो अल्फ़ा S यूनियन T के सदिशों का कॉम्बिनेशन मान लिया। अब एक बात ये कि हम जानते हैं कि जो S यूनियन T के वेक्टर्स होते हैं वो S या T में से ही आते हैं, यानी S यूनियन T का कोई भी वेक्टर है तो वो या तो S में होगा या T में होगा। हमने माना है कि ये सब S यूनियन T के वेक्टर हैं। तो जब ये S यूनियन T के वेक्टर हैं तो इनमें से कुछ S के होंगे और कुछ T के होंगे। तो जितने इनमें S के थे उनको हमने X सिंबल दे दिया है, और जितने इनमें T के थे उनको Y सिंबल दे दिया है। तो S यूनियन T का प्रत्येक अवयव S या T का होता है। अतः अब हमने पर्टिकुलर कर दिया है कि S यूनियन T में ये जो एलिमेंट है इनमें से कितने तो S के हैं और कौन से T के हैं। तो हमने पर्टिकुलर कर दिया कि इनमें से जो X सिंबल दिया गया है जिनको, वो S के हैं, और जिनको Y सिंबल दिया गया है वो T के हैं। ये पर्टिकुलर हो गया, और व्यापक रूप में सभी X वाले और सभी Y वाले S यूनियन T के हैं। तो अल्फ़ा S यूनियन T के सदिशों का संचय लिख दिया। अब क्योंकि X वाले वेक्टर S के हैं, तो X वाले वेक्टरों का कोई भी कॉम्बिनेशन हो वो LS में होगा। यही LS की डेफिनेशन होती है। S के सदिशों का कोई भी संचय हो तो वो LS में होता है। इसी प्रकार ये Y वाले वेक्टर T के हैं, तो इन Y वाले वेक्टर्स का ये कॉम्बिनेशन b1y1 प्लस b2y2 प्लस bny ये LT का अवयव हो जाएगा, बिलोंग्स टू LT। अब ये पूरा वेक्टर LS का है और ये पूरा वेक्टर LT का है। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स का योग कर लें तो योग वाला वेक्टर LS प्लस LT का हो जाएगा। लीनियर सम का कंसेप्ट हम जानते हैं कि अगर X किसी सबस्पेस S का एलिमेंट हो और Y किसी सबस्पेस T का एलिमेंट हो, देन X प्लस Y एलिमेंट होता है लीनियर सम ऑफ S एंड T, यानी S प्लस T का। तो एक S का है एक T का है तो उनका योग S प्लस T में होगा। ये तब होता है जब S और T सब स्पेस होते हैं। यहाँ पर S और T सब स्पेस नहीं है, LS और LT सब स्पेस हैं। तो ये पूरा वेक्टर LS का है और ये वाला वेक्टर LT का है। अतः इन दोनों वेक्टर्स का योग, ये दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ये योग किस में आ जाएगा? LS प्लस LT में। और ये ही वैल्यू अल्फ़ा की है। तो हमने कह दिया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है ये अल्फ़ा का मान है, तो इसकी जगह अल्फ़ा लिख दें। तो इससे प्रूव हो गया कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू LS प्लस LT।
तो एक वेक्टर हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट एल ऑफ एस यूनियन टी में माना था और फिर प्रूव कर लिया कि वही वेक्टर एल एस प्लस एल टी में है। इससे सिद्ध हो गया कि एल ऑफ एस यूनियन टी इज ए सबसेट ऑफ एल एस प्लस एल टी, यानी एस यूनियन टी का लीनियर स्पैन एल एस और एल टी के रैखिक योग का सबसेट है। पॉइंट नंबर 1। अब हम इसका रिवर्स प्रूव करें, यानी एक एलिमेंट राइट हैंड साइड वाले सेट में मानेंगे और प्रूव करेंगे कि जो इसमें माना था वो इसमें भी है, जिससे कि ये सिद्ध होगा कि राइट हैंड साइड वाला भी लेफ्ट हैंड साइड वाले का सबसेट है। तो वो वेक्टर ले लिया बीटा। मान लिया कि बीटा बिलोंग्स टू एल एस प्लस एल टी। अब जब बीटा एल एस प्लस एल टी का अवयव है तो कैसा होगा? एक एल एस के अवयव और एक एल टी के अवयव के योग से बना होगा। तो हमने कह दिया कि अगर बीटा एल एस प्लस एल टी का अवयव है तो देयर एग्जिस्ट कोई u बिलोंग्स टू एल एस एंड कोई v बिलोंग्स टू एल टी सच दैट बीटा इज इक्वल टू यू प्लस वी। हम जानते हैं कि एक एस प्लस टी में कोई अवयव होगा तो कब होगा? जब वो एक एस के अवयव और एक टी के अवयव के योग से बना होगा। इसी प्रकार एल एस प्लस एल टी में अगर कोई बीटा है तो एक एल एस के अवयव मान लो u और एक एल टी के अवयव मान लो v के योग से बना होगा ये। तो रैखिक योग में विद्यमान एलिमेंट कैन बी रिटन लाइक दिस। तो बीटा u प्लस वी के बराबर होगा, जहाँ u एल एस का है और v एल टी का है। अब क्योंकि u एल एस का है तो u को किस रूप में लिख सकते हैं? हम जानते हैं कि जो एल एस का अवयव है वो s के कुछ सदिशों का संचय होगा। तो जब u एल एस का अवयव है तो u होगा s के कुछ सदिशों का संचय, और वो s के कुछ सदिश कौन से मान लिए हैं? कोई भी हो सकते हैं और कितने भी हो सकते हैं। वो मान लिए हमने अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा k तक, और ये C1 से Ck तक स्केलर्स हैं, जहाँ सभी Ci मीन्स C1 से Ck तक सब, और ये F के एलिमेंट्स होंगे, और अल्फ़ा i यानी अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा k तक सब वो S के अवयव होंगे। तो जो LS का अवयव है वो किस रूप में लिखा जा सकता है? S के कुछ सदिशों का संचय। सिमिलरली V एल टी का अवयव है, यानी T के लीनियर स्पैन में है, तो V को कैसे लिख सकते हैं? T के कुछ सदिशों का संचय। तो वो T के कुछ सदिश हमने मान लिए हैं बीटा 1 से बीटा r तक, और ये D1 से dr तक कोफिशिएंट्स हैं, यानी सभी di बिलोंग्स टू f एंड सभी बीटा i बिलोंग टू t। तो u ls का अवयव होने के कारण इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और v lt का अवयव होने के कारण इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब हम वापस उस बीटा पर आएँ, क्योंकि बीटा बराबर u प्लस वी था। u की ये वैल्यू रख दी C1 अल्फ़ा 1 से Ck अल्फ़ा k तक, प्लस v की ये वैल्यू रख दी D1 बीटा 1 से dr बीटा r तक। तो बीटा का ये रूप आ गया, ये फॉर्म में आ गया बीटा। अब अगर हम इस राइट हैंड साइड को कंसीडर करें कि राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड में ये C1 से Ck तक और D1 से dr तक तो स्केलर्स हैं, फील्ड के एलिमेंट्स हैं, और ये अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा k तक S के अवयव हैं, और बीटा 1 से बीटा r तक T के अवयव हैं। लेकिन जो S का अवयव होता है वो भी S यूनियन T का अवयव होता है, और जो T का अवयव होता है वो भी S यूनियन T का अवयव होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा k तक एंड बीटा 1 से बीटा r तक सभी वेक्टर्स किसके वेक्टर हैं? S यूनियन T के। इस बात को यहाँ लिख भी दिया है, क्योंकि अल्फ़ा i अगर S में है और बीटा i अगर T में है तो अल्फ़ा i एंड बीटा i दोनों S यूनियन T में होंगे। तो वैसे तो ये अल्फ़ा वाले S के हैं और बीटा वाले T के हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि सभी अल्फ़ा वाले और सभी बीटा वाले S यूनियन T के हैं। तो इस राइट हैंड साइड को शब्दों में कहें तो ये क्या है? ये है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सम वेक्टर्स ऑफ S यूनियन T।
यानी एस यूनियन टी के सदिशों अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा के एंड बीटा 1 से बीटा आर का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो बीटा एस यूनियन टी के सदिशों का संचय हो गया, तो कह सकते हैं कि बीटा लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी में होगा। जो एस यूनियन टी के सदिशों का संचय हो जाए वो उसके लीनियर स्पान का एलिमेंट हो गया। तो इस तरह से बीटा एलिमेंट हो गया लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी का, वो बीटा जो कि हमने माना था एल एस प्लस एल टी का वेव। तो इस पार्ट में सिद्ध हो गया कि एल एस प्लस एल टी इज ए सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ एस यूनियन टी। तो ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। अब पॉइंट नंबर 1 में और पॉइंट नंबर 2 दोनों को मिला के कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे। पॉइंट नंबर 1 में तो हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले को सबसेट सिद्ध किया था राइट हैंड साइड वाले का, और पॉइंट नंबर 2 में हमने राइट हैंड साइड वाले को सबसेट सिद्ध किया था लेफ्ट हैंड साइड वाले का, तो दोनों बराबर हो गए। तो इस तरह से ये थ्योरम प्रूव हुई, और इस थ्योरम और पिछली थ्योरम का कंपैरिजन हमने पहले ही कर लिया था। दोनों में क्या अंतर है, पिछले वाले में एस और टी सब स्पेस दे रखे थे, तो राइट हैंड साइड में एस प्लस टी था, और इस वाले में एस और टी केवल सबसेट दे रखे हैं, तो राइट हैंड साइड में एस प्लस टी नहीं है, एल एस प्लस एल टी है। और अगर आप पिछली थ्योरम के प्रूफ और इस थ्योरम के प्रूफ को कंसीडर करेंगे तो मेन अंतर कहाँ आएगा, मेन अंतर इस स्टेप पर आएगा कि जब हमने यहाँ पर ये कहा था कि ये x1 x2 xs x1 x2 xm s के अवयव हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन ls में होगा। यहाँ तो हमने ये कहा है क्योंकि s मात्र सेट है, तो इस सेट के अवयवों का कॉम्बिनेशन ls में होगा। पिछली थ्योरम में ये s सब स्पेस था, तो इस स्टेप पर हमने कहा था कि ये एलिमेंट्स s के हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन भी s में ही होगा। तो इस बात को एक बार अलग से भी समझ लें। अगर कोई वेक्टर्स x1 x2 और कितने भी फाइनाइट वेक्टर्स हों, मान लो xm, अगर ये किसी सबसेट के होते हैं, सबसेट उपसमुच्च, तब तो इनका कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन गुणांक कोई भी हो, a1 x1 अप टू am xm, किसका एलिमेंट आएगा? अगर ये मात्र सबसेट था तब तो इनका कॉम्बिनेशन आएगा इस सबसेट के लीनियर स्पान का एलिमेंट। और अगर ये S पहले से ही सबस्पेस था, उपसमष्टि थी, तब यही कॉम्बिनेशन को हम कह सकते हैं कि ये एलिमेंट होगा S का ही, क्योंकि S सबस्पेस है, और सबस्पेस में तो बाह्य संक्रिया भी सुपरिभाषित होती है और सदिश योग भी समवर्त गुणधर्म का पालन करता है। तो ये सारे वेक्टर अगर सबस्पेस के हैं तो इनका कॉम्बिनेशन भी उसी सबस्पेस में आएगा। अगर ये मात्र, तो दोबारा बोलूँ मैं इस बात को, अगर S मात्र सबसेट है तब तो उनका, उसके सदिशों का कॉम्बिनेशन उसके लीनियर स्पान में आएगा, S में ही आए ये नहीं कह सकते। और अगर ये सब स्पेस है तो कॉम्बिनेशन S में ही आ जाएगा। ये अंतर होता है, और ये ही अंतर, यानी यहाँ तो S क्या है, उपसमुच्च सबसेट, और यहाँ S क्या है, सब स्पेस उपसमष्टि। तो S उपसमुच्च के अवयवों का कॉम्बिनेशन उसके लीनियर स्पान में आएगा, और उपसमष्टि अगर ये है तो उपसमष्टि के अवयवों का कॉम्बिनेशन उसी उपसमष्टि में आ जाएगा। यही दो जो स्टेप्स हैं, उसी वजह से ये दो थ्योरम हो गई। एक में S और T सब स्पेस दे रखे थे, सब स्पेस, और दूसरे में सबसेट दे रखे थे। तो इस तरह से ये थ्योरम प्रूव हुई। अगली थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।